अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बदलते मौसम में मुर्गियों को रानीखेत बीमारियों से बचाएं। गन्ने की फसल लगाकर कमाएं अधिक मुनाफा। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। यह एक संक्रामक रोग है जो मुर्गी पालन के लिए अत्यधिक घातक है। यदि आपकी मुर्गियों में इस बीमारी का प्रकोप हुआ तो मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। इसलिए आप इसकी पहचान करके सही समय पर रोकथाम के उपायों को अपनाएं, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के डॉक्टर गिरिराज गोयल। नमस्कार किसान भाइयों, वर्तमान में बरसात का सीज़न चल रहा है। अब बहुत जल्दी सर्दियों का सीज़न भी प्रारंभ होगा धीरे धीरे। और सर्दियों में एक मुर्गियों में, ब्रॉयलर लेयर देसी मुर्गियों में एक भारी बीमारी आती है, जिसको रानीखेत के नाम से हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसको न्यूकैसल डिसीज भी बोलते हैं। ये बीमारी समझ लीजिए कि आप सबसे खतरनाक बीमारी है मुर्गियों की, और इसमें मृत्यु दर 100% तक भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये न्यूकैसल डिसीज वायरस नाम के एक वायरस से होती है, और ये मुख्यतः मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। जब भी ये बीमारी आपकी मुर्गियों के समूह में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आती है तो बड़ी तीव्र गति से फैलती है। क्यों? क्योंकि सांस के द्वारा ये वायरस एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में संचरित हो जाता है और दूसरी आपके समूह के सभी मुर्गियों को संक्रमित कर देता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तो इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले देखेंगे तो मुर्गियां छींकेंगी, थोड़ा खांसेंगी, उनकी आवाज़ बदल जाएगी, उनके नाक से थोड़ा लिक्विड जैसा, श्राप जैसा निकलने लगेगा, चिपचिपा म्यूकस जैसा निकलने लगता है। और उसके साथ साथ में उनकी जो फीसिस है, इनकी जो वो है, उसका रंग भी कभी कभी हरा भी आने लगता है। इनको
इनका भोजन कम हो जाता है, मुर्गियां गर्दन झुका के बैठ जाती हैं और कई बार फड़फड़ाकर मरती हैं। ऐसा लगता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इसके साथ साथ में कभी कभी इनमें पैर में पैरालिसिस की भी समस्या देखी गई है। ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। हमेशा ये बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से हमेशा बेहतर होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप ये ध्यान रखें कि मुर्गियों के जो बुरादा है वो गीला ना हो। हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। अगर आपको अपने मुर्गियों के समूह में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत ऐसी बीमार मुर्गियों को अलग कर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। वायरस से बचाने के लिए और आगे द्वितीयक इन्फेक्शन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के रहते हैं उनसे बचाने के लिए उसमें वैक्सीन का आप भरपूर इस्तेमाल करें। जब बच्चा आता है आपके फार्म में, छोटा बच्चा, तो उसको 5 से 7 दिन की उम्र में ही आपको प्रथम वैक्सीन आँख या नाक से इसका लगाना है, जो कि रानीखेत का B1 नामक स्ट्रेन आपको लगाना है। इसके बाद में 21 दिन की उम्र में इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है, जो कि लासोटा नामक स्ट्रेन बाजार में उपलब्ध है। आप इसको मुर्गियों के पानी में दें। 21 दिन के बाद में 56 दिन की उम्र में इन मुर्गियों में रानीखेती बीमारी का R2B नामक स्ट्रेन लगाया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। जो मुर्गियों के जांघ की, पैर की जो मांस है 0.5 ml, आधा ml की दर से प्रति मुर्गी में आप देना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर किसी कारण से आपके समूह में, मुर्गियों के समूह में बीमारी आ जाती है तो उसके नियंत्रण के लिए, उसके इलाज के लिए आपको सर्वप्रथम लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लक्षणों में दस्त से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको दस्त को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि रेस्ट्रिक्ट एल, जिसको लिवोफ्लॉक्सासिन नाम की दवाई होती है, वो आप दे सकते हैं पानी में। उसके साथ साथ में फिर इनको लिवर टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको अगर ज़रूरत हो तो कैल्शियम और साथ में विटामिन डी भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कई मुर्गियों में पैरालिसिस की समस्या आती है, तो कैल्शियम वहाँ बहुत लाभकारी होता है। और कभी भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसमें विशेषज्ञ से सलाह लेकर उस पर तुरंत आप कार्रवाई करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई, ट्वीट कर दी बधाई, लिखा विराट विजय की हार्दिक बधाई। भारत की जीत पर मंत्री शिव डहरिया ने मनाया उत्सव। त्योहारी तैयारियों के बीच पूरे मैच तक टीवी से चिपके रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। पुलिस की टीम ने की सीएम से मुलाकात।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, गन्ने की खेती नकदी फसल के रूप में की जाती है। गन्ने के जूस से गुड़ और शक्कर का निर्माण किया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। तो आप गन्ना की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। साथियों, देखिए, गन्ने की फसल ये एक नगदी फसल है। मुख्यतः चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए एवं बिजली उत्पादन के लिए और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका चीनी और गुड़ का उपयोग है। तो इस समय जो समय चल रहा है, मुख्यतः आप शरदकालीन गन्ने की बुआई के विषय में सोच रहे होंगे। तो खेत की तैयारी करते समय मुख्य बात एक आपको रखनी है कि जो निचली परत में जो हार्ड पैन, जो कड़ी परत बनी हुई है, उसको तोड़ाई करने की बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो आपकी जो है पानी धारण क्षमता कम हो जाएगी और उसकी यूज इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। तो साथियों, हर तीसरे साल अगर आपने पिछले वर्ष जो है परत को तोड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया है, तो एक जो है डीप फरो से आप जो है निचली परत खेत की, अपने मृदा की निचली परत को तोड़ने का अवश्य कार्य करें। इसके बाद 2-3 हैरो कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा दें, नमी संचयन हो जाएगा, उसमें खरपतवार भी मर जाएंगे। गन्ना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों को ही रोपनी करें। शरदकालीन बुआई के लिए अनुशंसित ईंख प्रभेद के शुद्ध बीज को रोप में लेना चाहिए। किसी भी हालत में खूंटी फसल का गन्ना ईंख बुआई के लिए प्रयोग नहीं करें। गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 138, BO 139, BO 147, राजेंद्र गन्ना 1, COP 9301 आदि किस्म का चयन करें। अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज का होना आवश्यक है। बीज कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए तथा स्वास्थ्य खेत से लिया गया हो। रोपनी में 3 आंखों वाली लगभग 42 से 45 हजार गुल्लियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जिसका वजन लगभग 40 से 50 क्विंटल होता है। तो आपने बीज का चयन हमेशा उन्नतशील प्रजाति का ही चयन करें। बीज का चयन करने के बाद आप बात ये आती है कि आप जो है बुआई की विधियां। साथियों, यहाँ दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है आपके इस एरिया में, खेत में। आप भी इसको महसूस किए होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो इसके लिए मैं जो है वैज्ञानिक तौर पे पाया गया है कि क्लोरोपाइरिफास एक दवा आती है, उसको 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके पानी में 700 से 600 से 700 लीटर पानी में, और गन्ना बुआई के ऊपर उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए, ऊपर से प्रवाह कर दीजिए, तो दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। ये शरदकालीन गन्ने के लिए संस्तुति की गई है। गन्ने की फसल को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए थीरम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बीजों को 10 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद खेत में बीज की बुआई करें। तो गन्ना बुआई की तरह तरह की विधियां हमारे संस्थान से प्रचलित हैं, और उसमें मुख्यतः यह है कि गहरी नाली की विधि, समतल बुआई विधि, और एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विधि जो निकली है, ट्रेंच विधि और गोल गड्ढा विधि, तो उसको भी बिहार में हम लोग जो है यहाँ पे एक अनुसंधान संस्थान में प्रयोग किए हैं। तो इससे भी बुआई करने के बाद उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी पाई गई है। तो मुख्य विधि है गड्ढा विधि और गहरी नाली विधि। गहरी नाली विधि से भी गन्ने की पैदावार उतनी ही मिलती है जितना गोल गड्ढा विधि में मिलती है। तो मुख्य बुआई का यह है कि 90 सेंटीमीटर की पत्ती से पत्ती की दूरी में गहरी नाली खोद करके उसमें 3 या 2 आंख के टुकड़े लगाते हैं, तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, इससे कि उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, किले अच्छे निकलते हैं। सिराउर विधि। इस विधि में खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सिराउर खोदते हैं, फिर गन्ने के बीज को सिरा से सिरा मिलाकर नालियों में बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। गड्ढा विधि। इस विधि में 30 सेंटीमीटर गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे खोदते हैं। इसमें गड्ढे से गड्ढे के केंद्र की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं।
इस विधि से प्रति हेक्टेयर गड्ढों की संख्या 9000 तक होती है। ये विधि ऊंचे नीचे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र, हल्की लवणीय मृदा वाले खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुरंत यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने योग्य है कि बुआई के साथ साथ आप जो है पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि बुआई के साथ भी आप खेत में जो है फर्टिलाइजर या अपने डालते हैं, तो उसमें मुख्य बात ध्यान देने योग्य ये है कि पहले बुआई के पहले आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा का परीक्षण अवश्य करवा लें। जनरल तौर पे जो गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन की, उसमें 150 किलोग्राम नत्रजन, 85 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम है। इसमें हम आपको एक ध्यान दिलाना चाहेंगे कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय ही जब आप कूड़ में सेट डालते हैं उसी समय आप कूड़ में डालने की संस्तुति है। शेष भाग नत्रजन का 2 भाग में आपको डालने की खेत में संस्तुति की गई है। एक भाग जब किल्ले निकलना शुरू होते हैं उस समय आप खेत में डाल दीजिए। दूसरा भाग बचा हुआ जो अंतिम भाग है वो जैसे ही बरसात का सीजन आता है उसके पहले खेत में डालने की संस्तुति की गई है। लेकिन ध्यान रहे कि फास्फोरस और पोटेशियम आप बुआई के समय ही तुरंत उसी में कूड़ में डाल दीजिए। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। शरद ऋतु में इसकी पैदावार देरी से होती है, इसलिए आप इस फसल के बीच में लहसुन, चना, मसूर, राजमा, आलू गोभी, मटर आदि फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन विधियों से अगर आप बुआई करते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, तो निसंकोच आपका गन्ने का अंकुरण अच्छा होगा, उसमें ब्यात निकलेंगे, अच्छे किल्ले निकलेंगे और चीनी परता भी अच्छी होगी, आपकी पैदावार अच्छी होगी और आपका जो है आमदनी बढ़ेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई, ट्वीट कर दी बधाई, लिखा विराट विजय की हार्दिक बधाई। भारत की जीत पर मंत्री शिव डहरिया ने मनाया उत्सव, त्योहारी तैयारियों के बीच पूरे मैच तक टीवी से चिपके रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, पुलिस की टीम ने की सीएम से मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जारी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हरी फली वाली मटर के लिए खेत की तैयारी करें और कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी अरुण, कुफरी पुष्कर, कुफरी सतलज मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई बाजरा की कटाई गहाई का कार्य करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई उड़द मूंग की कटाई गहाई का कार्य करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव सिंधाई जिला दुर्ग से राजकुमार जी ने। आप गाय की साहीवाल नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राजकुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो अभी गाय की नस्ल की बात आप कर रहे हैं, इसमें जर्सी क्रॉस है, फ्रीजन क्रॉस है, साहीवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर है। ये सब प्रजाति की जो गाय है यहाँ के लिए जलवायु के लिए काफी उपयुक्त है। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। थनों और अयन पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी उभरी और टेढ़ी मेढ़ी होंगी, पशु उतना ही अधिक दुधारू होगा। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। जो टिपिकल लक्षण उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो खासकर गोल से लेके लाल कलर की होती है साहीवाल गाय, और ये मध्यम साइज की होती है और हम लोगों के इस जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त गाय है साहीवाल। साहीवाल का दूध का उत्पादन क्षमता जो है प्रथम बियान में 6 से लेके 10 किलो तक रहता है। द्वितीय और तृतीय बियान में उसका मात्रा बढ़ जाता है, वो 8 से लेके 12 से 14 लीटर दूध प्रति बियान देती है साहीवाल। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहीवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। साहीवाल का शरीर मध्यम आकार के होने के कारण उस पर पोषण और विभिन्न आहार का जो भार होता है, जो उसमें जो लागत होता है आहार का, वो कम लगता है और उसके मात्रा में दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। साहीवाल गाय विभिन्न बीमारी के प्रति भी रेसिस्टेंस क्षमता उसके शरीर में सब ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बीमार कम पड़ती है। और ये हल्का वजन की गाय होती है, जिसको कि हैंडलिंग करने या उसको खान पान से लेके बाहर भीतर करने में पशुपालकों को आसानी होती है। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।